इस वीडियो में हम 2016 में जर्मनी में हुई एक घटना पर चर्चा करेंगे। फ्राइबर्ग शहर की 19 वर्षीय निवासी मारिया लादेनबर्गर की कहानी ने जर्मन समाज में एक बड़ा स्थान बनाया और न केवल स्थानीय पुलिस के काम के बारे में कई सवाल उठाए, बल्कि जर्मनी की पूरी सरकार के बारे में कई सवाल उठाए गए। कैसे हवस के कारण खत्म हुआ एक जीवन, कैसे जर्मनी में महिलाओं की सुरक्षा पर खड़े हुए कई सवाल, और क्या उस लड़की और उसके परिवार को न्याय मिला। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। हमें यकीन है कि पूरी कहानी जानकर आप हैरान रह जाएंगे। वेलकम टू मिस्ट्री कहानी, जहां हम दुनिया भर के रहस्यों को उजागर करते हैं और इतिहास की गहराई में जाकर सुलझे हुए और अनसुलझे दोनों तरह के अपराधों के पीछे छिपे सच को उजागर करते हैं और आपके लिए रोंगटे खड़े कर देने वाली ऐसी वास्तविक कहानियां लाते हैं जो आपके विचारों को झकझोर कर रख देती है। मारिया का जन्म 6 दिसंबर 1996 को क्लेमेंस और फ्रेडरिका लाडेनबर्गर के परिवार में हुआ था। जर्मन प्रेस के अनुसार उसके माता पिता दोनों वकील थे। इसके अलावा उसके पिता 2016 में यूरोपीय संघ में एक उच्च पदस्थ अधिकारी भी थे। फ्राइबर्ग के मेडिकल कॉलेज की इस छात्रा ने अपने खाली समय में सिटी सेंटर हॉस्पिटल में पार्ट टाइम काम भी किया था। 15 से 16 अक्टूबर 2016 की रात को मारिया ने मेडिकल कॉलेज द्वारा आयोजित एक पार्टी में भाग लिया। उसने अपने दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताया और लगभग 2:30 बजे वो अपने घर जाने के लिए तैयार होने लगी। मारिया उस यूनिवर्सिटी से जहां ये पार्टी हो रही थी से लगभग 3 मील की दूरी पर एक कैंपस में रहती थी। अपने दोस्तों को अलविदा कहने के बाद वो बाहर गई और अपनी साइकिल पे सवार हो गई। उसकी साइकिल अपने कैंपस की ओर जा रही थी और उस समय रात के 2:37 हो रहे थे, लेकिन वो कभी भी अपने छात्रावास में नहीं पहुंची। सुबह 8:20 पर अगले दिन ड्रोम नामक एक नदी के किनारे जॉगिंग कर रहे एक व्यक्ति ने किनारे के पास पानी में एक महिला का शव देखा। उस जॉगर को उसका शव पार्टी वाली जगह से लगभग 1 मील की दूरी पर मिला, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने पुलिस और एम्बुलेंस को फ़ोन किया। पुलिस ने पीड़िता की पहचान 19 वर्षीय मारिया लादेनबर्गर के रूप में की। फोरेंसिक जांच के दौरान विशेषज्ञों ने बताया कि मारिया की मौत का कारण स्कार्फ से उसका गला घोटना और बाद में उसे पानी में डुबाना था। पुलिस ने घटना स्थल पर पाया कि उसके स्कार्फ में मेल डीएनए का एक नमूना था जो स्पष्ट रूप से अपराधी का था। पुलिस को मारिया पर हमले के संभावित मकसद का भी पता चला। फोरेंसिक मेडिकल जांच से पता चला कि अपराधी ने मौत से पहले लड़की को इंटीमेसी के लिए मजबूर किया था। पुलिस ने इस मामले को सुलझाने के लिए 68 जांचकर्ताओं का एक विशेष आयोग बनाया। स्कार्फ पर डीएनए के अलावा पुलिस को अपराध स्थल के पास झाड़ियों में ब्लीच किए हुए 7 इंच लंबे कुछ बाल मिले। महत्वपूर्ण बात यह थी कि बालों के इस स्ट्रैंड में जड़ें थी, जिसने अधिकारियों को मेल डीएनए का एक और नमूना प्राप्त करने की अनुमति दी। ये नमूना मारिया का गला घोटने के लिए इस्तेमाल किए गए स्कार्फ से मेल खाता था। हालांकि पुलिस उस व्यक्ति की पहचान नहीं कर सकी जिसका यह डीएनए था। डेटाबेस में उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। 8 नवंबर को पुलिस ने इस मामले को सुलझाने में मदद करने वाली जानकारी के लिए 6,000 यूरो का इनाम देने की घोषणा की, लेकिन कई व्यक्तियों की बदौलत जल्द ही ये इनाम की राशि बढ़कर 35,000 यूरो हो गई। पुलिस ने 1,000 से अधिक लोगों से पूछताछ की जो उस पार्टी में शामिल हुए थे, जो कि मारिया की आखिरी पार्टी थी। उस समय 100 से अधिक लोगों ने तुलनात्मक विश्लेषण के लिए अपने डीएनए सैंपल प्रदान किए। फिर भी इनमें से कोई भी सैंपल पार्टी में पाए गए डीएनए से मेल नहीं खाता था। मारिया की मौत की जानकारी सामने आने के बाद फ्राइबर्ग के उस अपराध स्थल के आसपास के निवासी हैरान रह गए, जिसके बाद शहर के कई लोगों ने सेल्फ डिफेंस के लिए पेपर स्प्रे खरीद लिए, क्योंकि उन्हें पता था कि अपराधी अभी भी बड़े पैमाने पर हैं। इसके अलावा शहर में महिलाओं के उत्पीड़न के मामले भी अधिक हो गए हैं। मारिया लादेनबर्गर की मौत से कुछ दिन पहले
कई बदमाशों ने उसी क्षेत्र में एक युवा महिला को परेशान किया था। इसी तरह की एक और घटना 2 सप्ताह पहले भी हुई थी। इससे पहले फ्राइबर्ग में आत्मरक्षा पाठ्यक्रमों की इतनी मांग कभी नहीं रही। इस बीच सुरक्षा बढ़ाने के लिए 25 अतिरिक्त अधिकारियों ने शहर में गश्त शुरू की। लोग रात में अकेले बाहर जाने से डरने लगे थे। वहाँ के मेयर डियर सोलोमेन ने इस पर कहा कि हम इस स्थिति का सामना नहीं कर सकते हैं। 25 अतिरिक्त अधिकारी भी बाल्टी में एक बूंद की तरह लग सकते हैं। लेकिन एक उच्च शहर के लिए अपराध की ये दर एक संकेत था कि अधिकारियों को अंततः फ्राइबर्ग शहर की समस्याओं में रुचि थी। पुलिस ने सभी संभावित सुरागों की जांच की। हालांकि अपराधी की पहचान करने में निर्णायक क्षण घटनास्थल पर पाए गए बाल और स्कार्फ थे। ये जानते हुए कि जिस आदमी की वो तलाश कर रहे हैं उसके लंबे काले बाल थे, ब्लीच किए गए सिरों के साथ। पुलिस ने शहर के कई कैमरों की रिकॉर्डिंग का विश्लेषण करना शुरू कर दिया। शहर के ट्राम के सीसीटीवी फुटेज को भी देखा। उन्होंने एक आदमी को उसी रंग और लंबाई के बालों के साथ उस फुटेज में देखा। उस आदमी के साइड और पीछे के बाल छोटे थे और ऊपर के बाल लंबे थे। ये रिकॉर्डिंग 16 अक्टूबर की रात 7 बजे की थी। मारिया के पार्टी छोड़ने से 40 मिनट पहले संदिग्ध विश्वविद्यालय के पास एक ट्राम पर चढ़ गया। लगभग 20 मिनट बाद वो अंतिम स्टॉप पर उतर गया, जो उस जगह से 1 मील से भी कम दूरी पर था। बाद में पुलिस को मारिया का शव मिला। जैसा कि पुलिस ने बताया कि ट्राम में एक संदिग्ध 2 लड़कियों को परेशान कर रहा था, लेकिन वो अंततः उसके ध्यान से खुद को छुड़ाने में कामयाब रही। 3 दिसंबर 2016 को मारिया की मौत के लगभग 7 सप्ताह बाद पुलिस ने एक हुसैन कवारी नामक 17 वर्षीय संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया। हुसैन कवारी को शुरू में अधिकारियों ने एक अप्रवासी माना जो अफगानिस्तान से जर्मनी आया था। फिर भी जांच के दौरान ये पता चला कि वो 17 साल का नहीं है और वो अफगानिस्तान का नागरिक नहीं है। कवारी ने नवंबर 2015 में बिना आईडी कार्ड के बॉर्डर पार करते हुए जर्मनी में प्रवेश किया था। उसने कहा कि वो अफगानिस्तान से आया है और उसके जन्म का वर्ष 1999 है। हुसैन कवारी ने कहा कि जब वो देश में दाखिल हुआ तब वो 16 साल का था। उसकी बताई गई उम्र की पुष्टि या खंडन करने वाला कोई दस्तावेज उसके पास नहीं था। जर्मनी ने उन्हें बिना साथी के कम उम्र के व्यक्ति के रूप में शरण दी थी। इस शरणार्थी को जर्मन गवर्नमेंट ने ब्लैक फॉरेस्ट के पास एक सुरम्य शहर में एक पालक जर्मन परिवार के साथ रहने के लिए भेजा, जहां वो एक स्थानीय स्कूल में गया। उसने जर्मन लैंग्वेज सीखी और कई सरकारी लाभ भी प्राप्त किए। इस तरह की उम्र संबंधी धोखाधड़ी न केवल शरण के लिए आवेदन करते समय बल्कि कानून तोड़ने के मामले में भी एक सामान्य घटना बन गई, क्योंकि किशोर अपराधियों के लिए सज़ा कम गंभीर होती है। हम वीडियो में आगे इस संदिग्ध की उम्र पर और चर्चा करेंगे। मारिया लाडेनबर्गर के केस में कवारी को मुख्य संदिग्ध के रूप में उसकी छवि प्रेस में दिखाई गई। जर्मन मीडिया ने उसका चेहरा छिपाने की कोशिश की, जबकि अन्य यूरोपीय देशों के टीवी चैनलों और समाचार पत्रों ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उसका चेहरा ब्लर किए बिना ही तस्वीर प्रकाशित की। ग्रीस से एक वकील मारिया एलेनी ने मीडिया में गिरफ्तार इस युवक की तस्वीरें देखी और उसे पहचान लिया। उसने 2013 के वसंत में अदालत में उसका बचाव किया था। उस समय उस पर आरोप लगाया गया था और एक युवा छात्रा पर जानलेवा हमले का दोषी पाया गया था। कोरफू ग्रीस आइलैंड पर कवारी ने एक 20 वर्षीय छात्रा को लूट लिया और उसे एक चट्टान पर से फेंक दिया। लड़की लगभग 25 फीट नीचे जा गिरी और चमत्कार से जड़ियों की वजह से बच गई। उस छात्रा ने 17 दिन अस्पताल में बिताए और उसकी 3 सर्जरी की गई। पुलिस ने कहा कि कवारी को गिरफ्तार कर लिया गया और जब पुलिस ने उसे पकड़ा तो लड़की ने उसकी पहचान उस आदमी के रूप में की जिसने उस पर हमला किया था। इसके बाद ग्रीस की अदालत ने इस युवा शरणार्थी को चोरी और जान से मारने की कोशिश के आरोप में 10 साल की सजा सुनाई।
महत्वपूर्ण बात यह है कि मुकदमे के दौरान उसने दावा किया कि वो ईरान से आया है और उसका जन्म 1996 में हुआ है। लेकिन जब वो जर्मनी में दाखिल हुआ तो उसने दावा किया कि उसका जन्म 1999 में हुआ है। इसलिए अब सवाल ये था कि ऐसा कैसे हुआ। अगर हुसैन कवारी को 2014 में ग्रीस में 10 साल की सज़ा सुनाई गई तो वो 2015 में जर्मनी कैसे पहुंचा? जिसका उत्तर ये था कि ग्रीस की जेल में भीड़भाड़ के कारण अक्टूबर 2015 में उसे पेरोल पर रिहा कर दिया गया था। उसने पुलिस स्टेशन में नियमित रूप से रिपोर्ट न करके अपनी परिवीक्षा का उल्लंघन किया था, जिस पर ग्रीस की पुलिस ने उसे वांटेड लिस्ट में डाल दिया। उस समय सीमाएं खुली थी और कवारी हजारों अन्य शरणार्थियों के साथ जर्मनी में चला गया, जहां उसने एक कम उम्र के अकेले शरण चाहने वाले का रूप धारण करने के लिए अपनी उम्र घटा दी। कवारी को बाद में मारिया रादेनबर्गर के मामले में एक संदिग्ध के रूप में गिरफ्तार किया गया। उसकी उंगलियों के निशान की तुलना ग्रीस में अपराध स्थल के उंगलियों के निशान से की गई। इससे पुष्टि हुई कि वो वही व्यक्ति था जिसने कोरफू में एक छात्रा पर हमला किया था। ये सब जानने के बाद जर्मनी के पास ग्रीक अधिकारियों के लिए कई सारे सवाल थे। वहाँ की पुलिस ने इंटरपोल के माध्यम से कवारी की तलाश शुरू नहीं की और वो बिना किसी रोक टोक के जर्मनी में प्रवेश कर गया। जर्मनी के संघीय आंतरिक मामलों के मंत्री थॉमस डिसर ने इसे घोर लापरवाही बताया और इस बात पर नाराजगी जताई कि ग्रीस ने इस शरणार्थी के बारे में जानकारी साझा नहीं की। संदिग्ध को सीमा पर पकड़ लिया गया होता तो जांच की जाती। फ्राइबर्ग के लोगों ने अधिकारियों से निवासियों के असंतोष के जवाब में अनियंत्रित अप्रवासन के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। दुर्भाग्य से मारिया रादेनबर्गर की कहानी अपनी तरह की अकेली कहानी नहीं थी। 27 दिसंबर 2017 को कैंडेल शहर में अफगानिस्तान के एक शरणार्थी 15 वर्षीय अब्दुल दाई ने अपनी 15 वर्षीय सहपाठी मिया वेलेंटाइन पर दिन दहाड़े चाकू से वार कर दिया। हमले का मकसद ये था कि मिया ने उससे बात करना बंद कर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप अस्पताल में ही उसकी मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने अब्दुल दाई को गिरफ्तार कर लिया। लड़की के माता पिता को इस बात पर संदेह था कि अब्दुल दाई 15 साल का है और उनके द्वारा उसकी उम्र का पता लगाने की मांग की गई। उसकी उम्र का पता लगाने के लिए विशेषज्ञों ने उसकी बाह की हड्डी, कॉलर की हड्डी और दांतों के एक्सरे से उसकी उम्र का पता लगाया। विशेषज्ञों ने निष्कर्ष निकाला कि अब्दुल दाई की उम्र कम से कम 17 से 20 साल के आसपास होगी। फिर भी उन्होंने उस पर नाबालिग के रूप में मुकदमा चलाया, जिसका अर्थ था कि उसकी अधिकतम सजा 10 साल की जेल ही थी। 3 दिसंबर 2018 को अदालत ने उसे सिर्फ 8.5 साल की सजा ही सुनाई, जिससे न केवल लड़की के माता पिता बल्कि पूरे समाज का गुस्सा भड़क गया। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि दोषी ठहराए जाने के 1 साल बाद अब्दुल दाई को मृत पाया गया। अपनी जेल की कोठरी में उसने खुद को नुकसान पहुंचाया था और डॉक्टरों ने उसका इलाज समय पर नहीं किया। 12 मार्च 2018 को अफगानिस्तान के एक कम उम्र के अकेले शरणार्थी अहमद ने 17 वर्षीय मुरे बोल्ड नामक लड़की पर फ्लेंसबर्ग शहर में उसके ही अपार्टमेंट में हमला कर दिया, क्योंकि अहमद ने 2 साल तक उस लड़की को डेट किया था। लेकिन जब लड़के ने उसके हर कदम को कंट्रोल करना शुरू कर दिया तो उस लड़की ने उससे संबंध तोड़ दिया और दूसरे लड़के के साथ रिश्ता शुरू कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप 14 चाकू के घावों से उसकी मृत्यु हो गई। मुकदमे में अहमद ने दावा किया कि हमले के समय वो 17 साल का था। उस पर एक नाबालिग के रूप में मुकदमा चलाने का प्रावधान था, जिसमें अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान था। लेकिन जांच से पता चला कि अहमद 17 साल का नहीं था, जैसा कि उसने दावा किया था, बल्कि वो लगभग 29 साल का था। जिसके बाद न्यायाधीश ने परीक्षा परिणामों से सहमति जताते हुए अहमद पर एक वयस्क के रूप में मुकदमा चलाने का फैसला किया। अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। हालांकि कुछ शर्तों के तहत आजीवन कारावास पर जर्मन कानून 15 साल के बाद शीघ्र रिहाई का अधिकार प्रदान करता है। इस पर अधिकारियों ने ये भी नहीं भूलने का आग्रह किया कि वो अपराध जर्मनों द्वारा किए जाते हैं, लेकिन ये अपराधी एक अफगानिस्तानी नागरिक है। जब पुलिस ने कहा कि अपराधी एक शरणार्थी था तो और अधिक तनाव पैदा हो गया।
मारिया के माता पिता फ्रेडरिका और क्लेमेंस लाडेनबर्गर ने निंदात्मक भाषण देने से परहेज किया। इसके बजाय उन्होंने अपनी बेटी की याद में मारिया लादेनबर्गर फाउंडेशन की स्थापना की। इस फाउंडेशन ने उन्हें बर्लिन में जर्मन समाचार पत्र प्रकाशकों के संघीय संघ से 20,000 यूरो का नागरिक पुरस्कार दिलाया। ये फाउंडेशन कठिन जीवन स्थितियों में फ्राइबर्ग विश्वविद्यालय के छात्रों का समर्थन करता है। उदाहरण के लिए छात्र जिनके पास अध्ययन करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं है, विशेष रूप से शरणार्थी छात्र। फ्रेडरिका लादेनबर्गर ने कहा कि वो चाहती है कि लोग उनकी बेटी का नाम न केवल एक भयानक कृत्य के कारण याद रखें, बल्कि उसके जीवन के कारण भी याद रखें। क्लेमेंस लादेनबर्गर ने कहा कि मारिया के खिलाफ अपराध में जर्मनी में लोगों को गहरा झटका दिया। अन्य घटनाओं के साथ साथ मारिया के माता पिता के रूप में इसने कई राजनीतिक मुद्दों को सार्वजनिक चर्चा में ला दिया। हम नहीं चाहते कि हमारे समाज में घृणा या निर्दयी अवमानना के कृत्य अन्य घृणा और उकसावों का कारण बने। उन्होंने अपनी ईसाई मान्यताओं को व्यक्त करने पर विचार किया, लेकिन सार्वजनिक रूप से बोलने का फैसला नहीं किया। उनका मानना है कि इन जटिल राजनीतिक मुद्दों की एक उद्देश्यपूर्ण चर्चा में हमारी रुचि अंततः हमारे लिए अच्छी तरह से काम करती है। वो लोगों को समाज में अपना स्थान पाने के लिए अपने शैक्षिक अवसरों और व्यक्तित्व का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते थे। उन्होंने कहा, हमारा जीवन अंधेरे, दर्द और भ्रम से भरा हो गया। कृतज्ञता की गहरी भावना हमारे अंदर बस गई। हमें मारिया जैसी बेटी देने के लिए धन्यवाद। हमें ऐसा लगा जैसे भगवान ने हमें इस भाग्य से निपटने की शक्ति दी है। वो हमारे साथ है और वो हमेशा हमारा साथ देते हैं। हमें एहसास है कि जब हमारे पास अपनी बेटी की हिंसक मौत से निपटने के लिए एक नया जीवन है और हम इसका सामना करेंगे। हम शुरू से ही एक दूसरे से ये कहते रहे हैं और हम इसे अब भी कहते रहते हैं, और जिस कृतज्ञता की भावना के बारे में हमने बात की है वो हमें अन्य सभी भावनाओं को इतनी दृढ़ता से उत्पन्न होने से रोकने में मदद करती है। ये सब क्लेमेंस लादेनबर्गर ने कहा। अब आइए हम मारिया के मामले पर वापस आते हैं। डीएनए साक्ष्य के अलावा पुलिस के पास अब हुसैन कवारी का कबूलनामा था। मुकदमा सितंबर 2017 में शुरू हुआ। कवारी ने स्वीकार किया कि उसने मारिया को इंटीमेसी के लिए मजबूर किया और उसकी जान ले ली। इसके अलावा उस व्यक्ति ने यह भी कबूल किया कि उसने अपनी उम्र के बारे में झूठ बोला था। उसने अदालत को यह नहीं बताया कि उसकी उम्र कितनी है, लेकिन केवल इसकी पुष्टि की गई थी कि वो कानूनी उम्र का था। जबकि शपथ के तहत फोरेंसिक दंत चिकित्सक ने कहा कि प्रतिवादी शायद 22 से 29 वर्ष के बीच का था। विशेषज्ञों के अनुसार कोई व्यक्ति दांत की जड़ में वार्षिक छल्लों से व्यक्ति की उम्र निर्धारित कर सकता है। इस तरह फोरेंसिक दंत चिकित्सक को पता चल जाता है कि कवारी की उम्र 22 से 29 वर्ष के बीच है। इसलिए वरिष्ठ अभियोजक एट बेरर ने द डेंटल परीक्षा को प्रतिवादी की उम्र स्थापित करने में महत्वपूर्ण सबूत बताया और दावा किया कि उसके पिता की कई सालों पहले अफगानिस्तान में मृत्यु हो गई थी। हालांकि पुलिस द्वारा पता किया गया कि उसके पिता जीवित हैं और ईरान में रहते हैं। इसके बाद अभियोजक द्वारा फोन पर उसके पिता से संपर्क करने के बाद अदालत को कवारी की उम्र की स्पष्ट तस्वीरें मिली। उसके पिता ने बताया कि उसके बेटे का जन्म 29 जनवरी 1984 को ईरान में हुआ था, जिसका अर्थ है कि वो 32 वर्ष का था। मारिया की मृत्यु के समय उन्होंने उस पर एक वयस्क के रूप में मुकदमा चलाया। मुकदमे के दौरान उसने कहा कि हमले से कुछ घंटे पहले उसने और उसके दोस्तों ने बड़ी मात्रा में अल्कोहल का सेवन किया था और अपने दोस्तों के साथ घूमने के बाद कुछ प्रतिबंधित पदार्थों का सेवन भी किया था। इसके बाद वो एक ट्राम पर सवार होकर उस क्षेत्र की ओर चला गया जहां उसने बाद में मारिया पर हमला किया। मारिया ने फ्राइबर्ग में अप्रवासी सहायता केंद्र में अंशकालिक काम किया था। उसने ऐसे लोगों की मदद करने की कोशिश की जो किसी बुरे भाग्य के कारण कठिन जीवन स्थिति में थे और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। इन्हीं लोगों में से एक के हाथों अपराध के कारण जनता में गुस्सा और घृणा फैल गई। कवारी अदालत में रो पड़ा जब उसने पीड़ित परिवार के लिए माफ़ी का एक बयान पढ़ा। उसने दावा किया कि उसे हर दिन मारिया की मौत के बारे में बुरे सपने आते थे। उसने कहा, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। मैं मारिया के परिवार से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। काश मैं इसे पूर्ववत कर पाता। उसने कहा कि मैंने जो किया है उसके लिए मैं तहे दिल से दुखी हूँ। मैंने जो किया मैं उसकी पीड़ा के साथ जी रहा हूँ और ये पीड़ा धीरे धीरे मेरे जीवन को नष्ट कर रही है।
मुकदमे में हुसैन कवारी ने सभी को अपने चुनौतीपूर्ण भाग्य के बारे में बताया। उसने ईरान से तुर्की, तुर्की से ग्रीस और अंत में सर्बिया और स्लोवेनिया से होते हुए जर्मनी तक की अपनी यात्रा का वर्णन किया। उसने ग्रीस में कचरे से खाने, चोरी और अवैध पदार्थों के उपयोग और खंडहरों के बीच जीवन के बारे में बात की। अदालत में उसने कहा कि वो मनोवैज्ञानिक स्थितियों से पीड़ित है, उसे बुरे सपने आते हैं और कई अन्य बातों के कारण बार बार अनिद्रा होती है। उसका तनाव अपनी मातृभूमि के बारे में चिंताओं के कारण भी था। कवारी ने अपनी गवाही के दौरान जो समस्याएं बताई उसमें उसने उस रात का वर्णन भी किया जब उसने मारिया लादेनबर्गर की जान ले ली। उसके अनुसार अपराध से कुछ घंटे पहले उसने और उसके दोस्तों ने 2 बोतल वोदका पी, फिर उसने अकेले बियर और शराब पी, उसने कई सिगरेट भी पी और अवैध पदार्थों का इस्तेमाल किया। फिर भविष्य के अपराध स्थल के पास एक ट्राम पर चढ़ गया। उसने ट्राम पर अन्य लड़कियों को परेशान किया और जब वो अंतिम पड़ाव की ओर पहुंचा तो उसने वहां से एक साइकिल चुरा ली। हालांकि वो उस साइकिल से गिर गया क्योंकि वो बहुत अधिक नशे में था। कवारी के अनुसार उसने देखा कि मारिया लादेनबर्गर एक खूबसूरत लड़की है और उसने इस स्थिति का फायदा उठाने का फैसला किया। जब उसने मारिया को देखा तो उसने उसे उसकी साइकिल से धक्का दे दिया जिससे वो गिर गई और चिल्लाने लगी, तो कवारी ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। इसके बाद कवारी ने उस लड़की के साथ दुष्कर्म को अंजाम दिया। ये सब करने के बाद उसने स्कार्फ से उसका गला घोटने का फैसला किया जिससे वो बेहोश हो गई। फिर उसने मारिया को पानी में फेंक दिया जहां वो डूब गई। अधिकारियों का मानना है कि कवारी ने मारिया के शरीर पर बचे सबूतों को नष्ट करने के लिए उसे पानी में फेंक दिया। कवारी ने दावा किया कि वो बहुत अधिक नशे में था और उसका अपने कार्यों पर कोई नियंत्रण नहीं था। अभियोजकों ने घटनाओं के उसके संस्करण पर विवाद किया और आरोप लगाया कि उसका ये अपराध पूर्व नियोजित था। मारिया के माता पिता ने मुकदमे में शामिल नहीं होने का फैसला किया। जिस वकील को उन्होंने नियुक्त किया था वो उनके हितों का प्रतिनिधित्व करता था। मारिया के पिता क्लेमेंस लादेनबर्गर से जब एक पत्रकार ने पूछा कि क्या उन्हें अपराधी से आमने सामने मिलने की कोई इच्छा है, तो उन्होंने कहा कि हम सबसे रचनात्मक उद्देश्यपूर्ण न्याय चाहते हैं, लेकिन अतिरिक्त मीडिया प्रचार, राजनीतिक बयानों और पीड़ितों के भावनात्मक बयानों के कारण मुकदमे की प्रक्रिया पर प्रभाव के बिना। 22 सितंबर 2018 को हुसैन कवारी को दोषी पाया गया। अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, आजीवन कारावास पर जर्मन कानून 15 साल के बाद जल्द ही रिहाई का अधिकार प्रदान करता है यदि पेरोल बोर्ड यह निष्कर्ष निकालता है कि दोषी व्यक्ति समाज के लिए खतरा पैदा नहीं करता है। हालांकि सजा सुनाते समय न्यायाधीश ने हुसैन कवारी के अपराध की अत्यधिक गंभीरता पर ध्यान दिया। इसका मतलब है कि 15 साल के बाद जेल से उसकी जल्द रिहाई कानूनी रूप से संभव है, लेकिन व्यवहारिक रूप से अवास्तविक है। कहानी पर अपने विचार हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।